बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये रिलेटेड है जो फर्स्ट ईयर का सेकंड जो चैप्टर है सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। अब इसमें ऑर्गेनेल्स स्टडी करते हैं। ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? ऑर्गेनेल्स आर सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स, दे हैव स्पेसिफिक फंक्शन टू डू। जो भी ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सब सेलुलर होते हैं, मतलब सेल से साइज में छोटे होते हैं। प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? विद इन द सेल, सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे। और हर ऑर्गेनेल को अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना होता है। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो वो रेस्पिरेशन से रिलेटेड होता है। लाइसोसोम की बात करें तो वो डाइजेशन से रिलेटेड होता है। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ की बात करें तो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। इस हिसाब से जो भी ऑर्गेनेल्स होते हैं हर ऑर्गेनेल का अपना एक काम होता है परफॉर्म करने के लिए। तो जो आज हम ऑर्गेनेल डिस्कस कर रहे हैं वो ऑर्गेनेल है लाइसोसोम। अच्छा, अब लाइसोसोम्स क्या होते हैं? सबसे पहले लाइसोसोम की डिस्कवरी एंड स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद सिंथेसिस कैसे होती है लाइसोसोम की, फिर पेरिप्लाज्मिक जो स्पेस का कॉन्सेप्ट है वो पढ़ेंगे, उसके बाद इंट्रासेलुलर डाइजेशन जिसमें हेटेरोफेगी और ऑटोफेगी, उसके बाद एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन वगैरह ये सारे फंक्शंस स्टडी करेंगे। अच्छा, लाइसोसोम की डिस्कवरी जो है एक साइंटिस्ट था डी ड्यू इन 1955 में इसने लाइसोसोम को डिस्कवर किया था। अब लाइसोसोम की स्ट्रक्चर कैसे होती है? लाइसोसोम्स जो होते हैं दे आर स्फेरिकल, सेक्स और वेसिकल। इनकी जो स्ट्रक्चर होती है ये क्या होती है? स्फेरिकल होते हैं, सेक लाइक होते हैं या वेसिकल्स की फॉर्म में होते हैं। लाइसोसोम की जो शेप होगी स्फेरिकल, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? मतलब ये जस्ट दे आर स्फेरिकल शेप, ये राउंड शेप के एक सेक की मतलब थैलीनुमा एक स्ट्रक्चर है या वेसिकल है। अब इस वेसिकल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इस वेसिकल के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट। अब ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं ये अबाउट 40 टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। अबाउट 40 टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। किस चीज के अंदर? लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब इनमें से मतलब डाइवर्सिटी ऑफ एंजाइम्स है, बहुत सारे अलग टाइप्स के होते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें प्रोटीएज एंजाइम आ जाएगा, उसके बाद इसमें लाइपेज होगा, उसके बाद इसमें कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, ये सारे जो एंजाइम्स हैं ये सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, अब ये जो लाइसोसोम होता है इसके अंदर ये सारे एंजाइम्स कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेंगे? ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं हाइड्रोलाइसिस का। हाइड्रोलाइसिस होती है। हाइड्रोलाइसिस किसे कहते हैं? द ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स इनटू द स्मॉलर वंस बाय एडिंग वाटर। जब भी कोई लार्ज मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होता है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में बाय एडिंग वाटर, वाटर ऐड करने से ब्रेकडाउन होती है, तो उसे हम हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस कहते हैं। अब ये जो हाइड्रोलाइसिस हो रही है इसमें डिफरेंट एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना है तो प्रोटीएज एंजाइम, उसके बाद लाइपेज एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट, या उसके बाद न्यूक्लियस एंजाइम होते हैं, मतलब जो आरएनए और डीएनए को भी क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं। अब ये स्ट्रक्चर हो गई किस चीज की? लाइसोसोम की। कि लाइसोसोम स्फेरिकल सेक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, वेसिकल्स होती हैं। बस सिंपली कहेंगे लाइसोसोम्स आर जस्ट वेसिकल्स, they contain so many hydrolytic enzymes। बहुत सारे टाइप्स के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं इस चीज के अंदर, लाइसोसोम के अंदर। और लाइसोसोम क्या होती हैं? वेसिकल्स होती हैं या स्फेरिकल सेक लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। इनके अंदर डाइवर्सिटी ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे जो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अच्छा, अब बात यह है कि एंजाइम की सिंथेसिस कैसे होती है? सिंथेसिस ऑफ लाइसोसोम। अच्छा, लाइसोसोम की सिंथेसिस कैसे होगी? जो लाइसोसोम की सिंथेसिस है इसके लिए एक इंपॉर्टेंट हम टर्म पढ़ते हैं, एक टर्म होता है इसमें कि लाइसोसोम जो है इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। अब ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं ये कहां पर सिंथेसिस होते हैं? ये होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहां पर होंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे क्योंकि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रोटीनस नेचर होते हैं। तो प्रोटीन कौन बनाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। अच्छा,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये एंजाइम्स फॉर्म होंगे, एंजाइम्स की मतलब जो सिंथेसिस होगी, प्रोड्यूस होंगे एंजाइम्स। उसके बाद ये एंजाइम्स जाएंगे किसके पास, ये जाएंगे गोल्जी बॉडीज के पास। फिर जो गोल्जी बॉडीज हैं इनकी क्या करेगी, पैकिंग ऑफ दिस एंजाइम्स कौन करता है, गोल्जी बॉडीज। तब जाकर फाइनली क्या होते हैं, मतलब फाइनली कंपोज होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं, उनकी जो सिंथेसिस हो रही है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो रही है, और उसके बाद इन एंजाइम्स की जो पैकिंग हो रही है वेसिकल के अंदर, ये एंजाइम्स वेसिकल के अंदर प्रेजेंट है। तो ये जो पैकिंग है, पैकेजिंग का जो काम होता है ये कौन करता है, गोल्जी बॉडीज करती हैं। अच्छा, इसके लिए हम एक टर्म लिखते हैं GERA, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लाइसोसोम। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है GERL, मतलब ये एमसीक्यू इस हिसाब से आ सकता है कि GERL इज रिलेटेड विद डैश या एसोसिएटेड विद डैश। फिर आपको ऑप्शन दिए होंगे, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडीज वगैरह डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। तो फिर हम क्या लिखेंगे, इट इज रिलेटेड विद द सिंथेसिस ऑफ लाइसोसोम। ये जो टर्म है ये किस चीज से रिलेटेड है, सिंथेसिस ऑफ लाइसोसोम, क्योंकि इसमें सिंथेसिस ऑफ लाइसोसोम का एक पैटर्न बताया गया है कि गोल्जी बॉडीज पैकिंग करती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं, तब जाकर क्या बनता है, एक लाइसोसोम बनता है। तो ये हो गई सिंथेसिस ऑफ लाइसोसोम। अच्छा, उसके बाद अगर हम ये बात करें कि लाइसोसोम कौन से सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और कौन से सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होते, तो इस हिसाब से अगर देखें तो ये प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर एब्सेंट होंगे। अब प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जब एब्सेंट होते हैं तो वहां पर लाइसोसोम का फंक्शन कौन परफॉर्म करेगा, वहां पर जो लाइसोसोम का फंक्शन परफॉर्म होता है वहां पर एक स्पेस होती है जिसे हम कहते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। क्या प्रेजेंट होती है, पेरीप्लाज्मिक स्पेस होती है। अब ये पेरीप्लाज्मिक स्पेस कौन सा काम करती है, इट बिहेव एज लाइसोसोम। ये कौन सा काम करेगी, लाइसोसोम का फंक्शन परफॉर्म करेगी। अच्छा, अब ये पेरीप्लाज्मिक स्पेस क्या होती है, फॉर एग्जांपल ये एक बैक्टीरिया का सेल है, तो इस सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होगी, सेल वॉल प्रेजेंट होगी, और इस सेल वॉल के अंदर जो सेल है इसमें सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। अब ये जो स्पेस है, स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, space between cell wall and cell membrane, this space is called periplasmic space। अब ये पेरीप्लाज्मिक स्पेस बिहेव करती है एज लाइसोसोम्स, मतलब जो लाइसोसोम का फंक्शन होता है वो कौन परफॉर्म करेगा, पेरीप्लाज्मिक स्पेस करती है। इस वजह से जो लाइसोसोम्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। अच्छा, अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये मैक्सिमम जो नंबर ऑफ लाइसोसोम होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइसोसोम ये प्रेजेंट होते हैं फंजाई के अंदर। फंजाई के सेल में, फंगस सेल में मैक्सिमम नंबर प्रेजेंट होता है लाइसोसोम का। अच्छा, उसके बाद अगर एनिमल सेल्स में देखें तो ये आरबीसीज के अंदर क्या होंगे, एब्सेंट होंगे, और डब्ल्यूबीसीज के अंदर ये मतलब प्रेजेंट होंगे लार्ज इन साइज। इनकी साइज क्या होगी, लार्ज, क्योंकि जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं वो मतलब ऑटोफेगी का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जो भी फॉरेन एंटीजन सेंटर होती हैं बॉडी में उनको मतलब इनकल्फ कर लेते हैं। तो ये जो फंक्शन परफॉर्म हो रहा है डब्ल्यूबीसीज के अंदर हो रहा है, इस वजह से लाइसोसोम्स होते हैं डब्ल्यूबीसीज के अंदर वो लार्ज साइज के होते हैं, और आरबीसीज के अंदर ये एब्सेंट होते हैं। फंजाई के अंदर मैक्सिमम नंबर होंगे, और उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर लाइसोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, जस्ट वहां पर पेरीप्लाज्मिक स्पेस होती है, और ये पेरीप्लाज्मिक स्पेस जो है ये फंक्शन परफॉर्म करती है एज ए लाइसोसोम। तो ये हो गई सिंथेसिस और उसके बाद पेरीप्लाज्मिक स्पेस का कांसेप्ट। अब मेन चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम की अगर फंक्शन की बात करें तो लाइसोसोम का
इंपॉर्टेंट एक ही फंक्शन है, इट परफॉर्म्स इंट्रासेलुलर डाइजेशन या एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन भी होती है, मतलब डाइजेशन से रिलेटेड होता है। जो लाइसोसोम होता है वो डाइजेशन से रिलेटेड होता है। ये डाइजेशन इंट्रासेलुलर भी हो सकती है और एक्स्ट्रासेलुलर भी हो सकती है। तो ये जो डाइजेशन परफॉर्म करते हैं इस हिसाब से डिफरेंट टाइप्स के लाइसोसोम्स बनते हैं, मतलब फंक्शन के हिसाब से जो लाइसोसोम्स बनते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के बनते हैं। इस हिसाब से हम लाइसोसोम्स को कहते हैं दे आर डायमॉर्फिक ऑर्गेनेल्स। इनकी बहुत सारी शेप्स बनेंगी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। अच्छा, अब फंक्शन के हिसाब से देखें। अच्छा, फंक्शन के हिसाब से अगर देखें तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन। अब सबसे पहले जो लाइसोसोम्स होते हैं वो कहां पर प्रेजेंट है? सेल के अंदर प्रेजेंट है। ये सेल का क्या है? साइटोप्लाज्म। दिस इज द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। और इसके अंदर है ये एक वेसिकल प्रेजेंट है। इस वेसिकल के अंदर है क्या प्रेजेंट होंगे? लाइसोसोम्स प्रेजेंट इस वेसिकल के अंदर। अच्छा, ये लाइसोसोम्स कहां से प्रोड्यूस हुए? गोल्गी बॉडी से। सबसे पहले जो इनके अंदर एंजाइम्स मौजूद हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, ये ईआर के अंदर बने थे। फिर ईआर के बाद जब पैकेजिंग हुई इनकी वो कहां पर हुई थी? गोल्गी बॉडीज में। फिर ये गोल्गी बॉडीज से जब प्रोड्यूस होते हैं तो सबसे पहले ये जो मतलब लाइसोसोम है इसे हम कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। अब ये प्राइमरी लाइसोसोम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जो हाइड्रोलाइटिक जो एंजाइम्स हैं वो क्या होते हैं? इनएक्टिव होते हैं। इनएक्टिव एंजाइम्स, इसके एंजाइम्स इनएक्टिव होंगे क्योंकि उनकी जो पीएच होती है वो कितनी होती है? 7 होती है। इस वजह से इनको क्या कहेंगे? प्राइमरी लाइसोसोम। फर्स्ट ऑफ ऑल जो लाइसोसोम्स प्रोड्यूस होंगे, जो रिलीज होंगे गोल्गी बॉडी से, उन लाइसोसोम्स के अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं वो सारे इनएक्टिव होते हैं। उनकी पीएच 7 होती है, वो न्यूट्रल होते हैं। और उसके बाद इस हिसाब से हम इस लाइसोसोम को क्या कहेंगे? प्राइमरी लाइसोसोम कहेंगे। अब ये प्राइमरी लाइसोसोम सेकेंडरी में कैसे कन्वर्ट होगा? सबसे पहले इधर प्रोसेस होता है, मतलब जो सॉलिड, कोई भी सॉलिड पार्टिकल या कोई भी लिक्विड पार्टिकल अगर बाहर से बाहर से अंदर आएगा, सेल के अंदर आएगा। फॉर एग्जांपल ये एक मॉलिक्यूल है जो कहां पर आया? सेल के अंदर आया। अच्छा, कौन से प्रोसेस के तहत आया? बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस के थ्रू ये मॉलिक्यूल अंदर आ गया। अब ये मॉलिक्यूल किस चीज के अंदर बंद है? एक वेसिकल के अंदर बंद है। तो इस बॉडी को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे दैट इज कॉल्ड फेगोसोम। फेगोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस के 2 टाइप्स होते हैं। अच्छा, एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस क्या होता है कि जो भी मटेरियल्स होते हैं वो सेल बाहर से सेल के अंदर मूव करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस। अगर वो मटेरियल सॉलिड पार्टिकल है तो फेगोसोम कहेंगे, ठीक है, मतलब फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस हो रहा है। अगर वो पार्टिकल लिक्विड में होगा तो पाइनोसोम कहेंगे, वो क्या होगा? पाइनोसाइटोसिस का प्रोसेस होगा, ठीक है। तो ये पार्टिकल सॉलिड पार्टिकल है, सेल के अंदर आया, ये कवर हुआ है एक मेम्ब्रेन के अंदर। तो इसके अराउंड जब मेम्ब्रेन होगी तो इस बॉडी को क्या नाम देंगे? फेगोसोम नाम देंगे। अब ये जो फेगोसोम होता है ये इससे क्या कर देगा? मतलब कंबाइन होगा, इसके साथ कंबाइन होगा और ये जो पार्टिकल है ये कहां पर चला जाएगा? इस लाइसोसोम के अंदर चला जाएगा। अब लाइसोसोम के जो मतलब एंजाइम्स थे वो क्या थे? इनएक्टिव थे। अब इधर है ये जो एंजाइम्स हैं ये क्या हो जाएंगे? एक्टिव बन जाएंगे। एक्टिव कैसे होंगे? इनकी पीएच मतलब रिड्यूस होगी। इनके पीएच 7 थी, ये न्यूट्रल थे, इनएक्टिव फॉर्म में थे। अब इनकी पीएच रिड्यूस करनी है। अब पीएच रिड्यूस कैसे होगी? साइटोप्लाज्म के अंदर है जो हाइड्रोजन मतलब H+ जो आयंस होते हैं, ठीक है, जो H+ आयंस होते हैं, ये आयंस इंटर होंगे किस चीज के अंदर? लाइसोसोम के अंदर। अब ये लाइसोसोम के अंदर ये क्या बने होते हैं?
H+ आयंस चैनल्स बने होते हैं, चैनल्स यानी पाथवेज होते हैं। तो इधर एनर्जी यूज होगी एटीपी और इधर एडीपी। अब ये एनर्जी को यूज करके ये इंटर हो जाएंगे किस चीज के अंदर है, ये इंटर हो जाएंगे लाइसोसोम के अंदर। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन आयंस होते हैं। हाइड्रोजन आयंस H+ आयंस हैं, ये इन चैनल्स के थ्रू कहां पर एंटर हो जाते हैं, ये इंटर हो जाते हैं मतलब लाइसोसोम के अंदर। जब ये इंटर हो जाएंगे तो इधर इनको इंटर करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, एटीपी कन्वर्ट हो जाएगी एडीपी के अंदर। फाइनली जब ये हाइड्रो मतलब H+ आयंस हैं, जब ये इंटर हो जाएंगे किस चीज के अंदर, लाइसोसोम के अंदर, तो अब इस लाइसोसोम को हम नाम देंगे क्या, इस लाइसोसोम को नाम दिया जाएगा सेकेंडरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम। ठीक है, अब सेकेंडरी जो लाइसोसोम होता है, इस लाइसोसोम के अंदर है जो एंजाइम्स हैं वो क्या हैं, एक्टिव, एंजाइम्स आर एक्टिव। ठीक है, एंजाइम्स एक्टिव होंगे और इनकी पीएच कितनी हो जाएगी। अच्छा, तो ये जो स्ट्रक्चर है, साइटोप्लाज्म के अंदर हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट है, H+ आयंस, ये हाइड्रोजन चैनल्स के थ्रू इंटर हो गए किस चीज के अंदर, लाइसोसोम के अंदर। और इन्हें इंटर करने के लिए एटीपी मतलब यूज होती है, क्योंकि चैनल्स के थ्रू जब भी कोई मटेरियल मूव करेगा तो वहां पर एनर्जी यूज होती है। तो अब ये जब H+ आयंस लाइसोसोम के अंदर चले गए तो इसकी जो पीएच थी वो रिड्यूस हो गई, पीएच 5 हो गई। और ये जो लाइसोसोम है अब इसको नाम दिया जाएगा सेकेंडरी लाइसोसोम, क्योंकि एंजाइम्स जो थे इसके वो एक्टिव हो चुके हैं और इसमें जो पीएच है वो रिड्यूस हो गई 5। तो ये भी एमसीक्यूज आ सकता है कि ऑल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम वर्क एट डैश पीएच, तो पीएच कितनी होती है, 5 होती है। अच्छा, अब ये जो मॉलिक्यूल था, कौन सा मॉलिक्यूल, ये फेगोसोम जो सेल के अंदर इंटर हुआ था, ये मॉलिक्यूल बाइंड हो गया, अटैच हो गया किस चीज के साथ है, मतलब जो सेकेंडरी लाइसोसोम था उसके साथ। अब ये एक अलग सा एक मॉलिक्यूल बन गया, इसके अंदर है फेगोसोम भी प्रेजेंट है और उसके बाद है लाइसोसोम के मतलब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भी प्रेजेंट है। तो ये जो फेगोसोम है ये कहां से आया है, बाहर से अंदर आया है। तो अब इसको नाम दिया जाएगा, इट इज हेट्रोफेगोसोम, हेट्रोफेगोसोम। सेकेंडरी मतलब सिंपली कहें कि सेकेंडरी लाइसोसोम प्लस फेगोसोम, दैट इज कॉल्ड हेट्रोफेगोसोम, क्योंकि जो फेगोसोम है ये कहां से आया है, बाहर से आया है। आउटसाइड द सेल वो इंटर मतलब सेल बाहर से सेल के अंदर इंटर हुआ है, सेल का पार्टिकल नहीं है, बाहर का मटेरियल है जो सेल के अंदर इंटर हुआ। अब ये फेगोसोम बन गया। अब क्या होगा, अब होता है कि ये जो मतलब H+ मतलब जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं ये क्या कर देंगे, सारे पार्टिकल को ब्रेक डाउन कर देंगे। ये जो पार्टिकल है इसको डाइजेस्ट कर देंगे, इनको स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये सारा क्या हो गया, स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो गया, सारा ब्रेक डाउन हो गया, इसकी डाइजेशन हो गई। अब ये होता है कि डाइजेशन करने के बाद इसमें से जो भी, फॉर एग्जांपल इसके अंदर है डाइजेस्टेड फेगोसोम भी पड़ा है। फॉर एग्जांपल फेगोसोम को हमने कहा कि ये फूड वैक्यूल था, मतलब इसके अंदर फूड प्रेजेंट था, तो फूड भी सॉलिड पार्टिकल है तो उसे भी हम फेगोसोम ही कहेंगे। तो इसमें जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं या जो भी यूजफुल मटेरियल, इसके अंदर जो भी यूजफुल मटेरियल है वो सारा हमने क्या कर दिया, उन्हें रीएब्सॉर्ब कर दिया। ये सारा मटेरियल क्या हो गया, रीएब्सॉर्ब। ठीक है, अच्छा, रीएब्सॉर्ब होने के बाद ये जो पार्ट बचता है जिसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट प्रेजेंट है, अब इस लाइसोसोम को नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड टर्शियरी लाइसोसोम, टर्शियरी लाइसोसोम। अब इसको रिमूव कर दिया जाएगा आउटसाइड द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। जैसे फेगोसोम इंटर हुआ था बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस, इसी तरह से ये जो टर्शियरी लाइसोसोम है जिसके अंदर ओनली वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट मटेरियल्स ही प्रेजेंट हैं, इनको सेल के बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। तो इस तरह की जो डाइजेशन होती है, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, इस डाइजेशन को क्या कहते हैं, हेट्रोफेगी कहते हैं। मतलब इसमें हेट्रो जो फेगोसोम है वो बना था, जो मतलब स्ट्रिक्ट जो पार्टिकल था वो सेल के बाहर से आया था, तो इस हिसाब से इसको क्या कहा जाता है, हेट्रोफेगी कहा जाता है। तो ये फर्स्ट टाइप है इंट्रासेल्युलर डाइजेशन का, हेट्रोफेगी। अच्छा, उसके बाद सेकंड है ऑटोफेगी। ऑटोफेगी बिल्कुल सेम ही प्रोसेस होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये होता है कि जो ऑटोफेगी है इसमें
जो मटेरियल है जिसे डाइजेस्ट होना है वो बाहर से नहीं आएगा, ठीक है, वो जो मटेरियल है वो बाहर से नहीं आएगा, वो मटेरियल कहां पर प्रेजेंट होता है, वो मटेरियल सेल के अंदर, मतलब सेल का अपना मटेरियल ब्रेकडाउन होता है। फॉर एग्जांपल कोई भी ओल्ड ऑर्गेनेल है जिसे खत्म होना है, डिग्रेड होना है, उसे कौन डिग्रेड करेगा, ये जो सेकेंडरी लाइसोसोम था, ठीक है, इसमें से सॉरी जो हेटेरोफेगोसोम है, हेटेरोफेगोसोम में जो भी यूजफुल मटेरियल है वो सारा रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, वो सारा एब्सॉर्ब कर लेगा, सेल एब्सॉर्ब कर लेगा। अब इसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं लाइसोसोम के अंदर, इस लाइसोसोम को नाम देंगे टर्शरी लाइसोसोम, और ये जो लाइसोसोम है इसको एक्सोसाइटोसिस के थ्रू रिमूव किया जाता है फ्रॉम द सेल, क्योंकि इसके अंदर कोई यूजफुल मटेरियल प्रेजेंट नहीं है। जैसे फेगोसोम इंटर हुआ था बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस, बिल्कुल उसी तरह जो टर्शरी लाइसोसोम है जिसके अंदर ओनली वेस्ट प्रोडक्ट्स ही प्रेजेंट हैं, वो क्या हो जाएंगी, एक्सक्रीट हो जाएंगी आउट ऑफ द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। तो ये सारा प्रोसेस हो गया मतलब हेटेरोफेगी का प्रोसेस था। हेटेरोफेगोसोम इस स्ट्रक्चर को कहते हैं, सारे प्रोसेस को कहेंगे हेटेरोफेगी। हेटेरोफेगी क्यों कहा, क्योंकि सेल के बाहर से मटेरियल एंटर हुआ था सेल के अंदर। अच्छा, उसके बाद सेकंड जो स्टेप है वो है हमारे पास ऑटोफेगी। अब ऑटोफेगी में क्या होगा, सेम ही प्रोसेस है, लेकिन ये है कि जो सेल की अपनी स्ट्रक्चर्स हैं, ऑर्गेनेल्स वगैरह, वो मतलब डाइजेस्ट होंगी, सेल के बाहर से कोई मटेरियल नहीं आएगा, तो इसमें कुछ चेंजेस आएंगे। फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, तो सेल के अंदर ये लाइसोसोम होगा, और इधर क्या प्रेजेंट है, इधर है फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, ये ऑटोफेगी का प्रोसेस कब होता है कि सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनेल्स होते हैं जो ओल्ड हो जाते हैं उनको डिग्रेड करना होता है, तो उस जगह पर लाइसोसोम्स यूज होते हैं उसको डिग्रेड करने के लिए या डाइजेस्ट करने के लिए। और उसके बाद स्टारवेशन की कंडीशन में जब न्यूट्रिशन इतनी नहीं होती ऑर्गेनेल्स के लिए, तो कुछ ऑर्गेनेल्स को क्या कर दिया जाता है, बाय द प्रोसेस ऑफ मतलब डाइजेशन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, उनको खत्म कर दिया जाता है। तो ये प्रोसेस होता है ऑटोफेगी का। तो सेल के अंदर मतलब सेल की अपनी स्ट्रक्चर्स क्या हो रही हैं, मतलब सारी ब्रेक डाउन। अब ये इधर क्या प्रेजेंट है, लाइसोसोम प्रेजेंट है। अब ये लाइसोसोम, इसके ऊपर सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर क्या बनेगी, एक रिंग बनेगी, फिर ये जो लाइसोसोम है इसके साथ मिल जाएगा, या माइटोकॉन्ड्रिया किस चीज के अंदर चला जाएगा, लाइसोसोम के अंदर, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल इधर ये माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनी, इस स्ट्रक्चर को कहेंगे ऑटोफेगोसोम। अच्छा, ये टर्म समझो, पहले हमने कहा था हेटेरोफेगोसोम। हेटेरोफेगोसोम इस वजह से कि जो मटेरियल था वो बाहर से अंदर आ रहा था, जो फेगोसोम था वो बाहर से अंदर आया था, इस वजह से हमने कहा हेटेरोफेगोसोम। अब जो मटेरियल है सेल का अपना मटेरियल है, सेल के अंदर ही मटेरियल प्रेजेंट है, तो इसको क्या कहा जाएगा, ऑटोफेगोसोम कहेंगे। अब ऑटोफेगोसोम में भी यही प्रोसेस होगा कि इसकी क्या होगी, डिग्रेडेशन होगी, मतलब ये सारा डाइजेस्ट हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा पार्टिकल्स के अंदर, फिर इनमें जो यूजफुल मटेरियल है वो सारा रिअब्सॉर्ब कर लिया जाएगा, और इसके अलावा जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, वो सारी रिमूव कर दी जाएगी बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। वेस्ट प्रोडक्ट जिससे लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट होगी उसको, जैसे हमने हेटेरोफेगी में पढ़ा था कि उसको क्या कहते हैं, टर्शरी लाइसोसोम कहते हैं। अच्छा, ये प्रोसेस हो गया ऑटोफेगोसोम, मतलब सेम ही प्रोसेस है, सिर्फ मटेरियल देखना है। अगर बाहर से कोई मटेरियल आ रहा है तो हेटेरोफेगी होगा, अगर सेल का अपना कोई मटेरियल है तो फिर इसे क्या कहेंगे, ऑटोफेगी कहेंगे। अच्छा, उसके बाद है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। अब एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन मोस्टली हम देखते हैं किस चीज के अंदर, फंजाई के अंदर। जो फंजाई है ये क्या करती है कि अपने इसके जो मतलब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, फंजाई के जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, इन एंजाइम्स को ये रिलीज कर देती है आउटसाइड द बॉडी, और वहां पर वो क्या करते हैं, डाइजेशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मोस्टली डीकंपोजिशन के प्रोसेस में ये होता है कि फंजाई जब किसी मटेरियल को डीकंपोज करता है तो सबसे पहले अपने हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट है वो क्या कर देगी, रिलीज कर देगी। ये एंजाइम्स बाहर जाकर उस मटेरियल को क्या कर देंगे, डाइजेस्ट। मतलब डाइजेशन हो रही है, पहले हो रही थी इंट्रासेलुलर डाइजेशन इनसाइड द सेल, अब आउटसाइड द बॉडी हो रही है, तो इस वजह से इसे क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। इसका और बेस्ट एग्जांपल देखते हैं किस चीज के अंदर, ओस्टियोक्लास्ट के अंदर। ओस्टियोजेनेसिस का जब प्रोसेस होता है, सेल की फॉर्मेशन हो रही होती है, तो जो भी सेल का एक्स्ट्रा पार्ट होता है, अनवांटेड पार्ट होता है। अब ओस्टियोक्लास्ट सेल्स हैं, ये हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था कि जो ओस्टियोक्लास्ट होते हैं
ये सेल बॉन्ड डिसॉल्विंग सेल्स होते हैं। ये कौन से सेल्स होते हैं? ये होते हैं बॉन्ड डिसॉल्विंग सेल्स। ये बॉन्ड को डिसॉल्व करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं या डिग्रेड करते हैं। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसको डिग्रेड करने के लिए जो ऑस्टियोक्लास्ट हैं वो यूज होते हैं। अब ऑस्टियोक्लास्ट इस बॉन्ड को डिसॉल्व कैसे करेंगे या उसको ब्रेक डाउन कैसे करेंगे? ये अपने हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स क्या करेंगे? रिलीज करेंगे, और वो जो एंजाइम्स हैं आउटसाइड सेल इस बॉन्ड को क्या कर देंगे? डाइजेस्ट कर देंगे। अब ये जो डाइजेशन हो रही है मतलब आउटसाइड सेल हो रही है, तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं। अच्छा, उसके बाद एक प्रोसेस आता है ऑटोलाइसिस का। अब ऑटोलाइसिस मतलब सेल डाइजेशन, मतलब मुकम्मल जो सेल है वो क्या हो रहा है? डाइजेस्ट हो रहा है। अब सेल को डाइजेस्ट करना होता है कौन से प्रोसेस में? ये प्रोसेस होता है ऑटोलाइसिस। अब ऑटोलाइसिस का सिंपल प्रोसेस, ऑटोलाइसिस में मतलब मुकम्मल सेल। अच्छा, आपने पढ़ा होगा कि लाइसोसोम हम क्या कहते हैं? लाइसोसोम आर आल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग्स। सुसाइडल बैग्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मुकम्मल सेल को क्या कर देता है? खत्म कर देता है। सेल अपने आप को खत्म करता है, सेल सुसाइड कर लेता है। तो इसमें भी कौन यूज होता है? लाइसोसोम्स होते हैं। अब इसमें होता है कि लाइसोसोम फॉर एग्जांपल प्रेजेंट है, इसके अंदर बहुत सारे क्या प्रेजेंट हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। तो ये क्या कर देगा? इन सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को सेल के अंदर डिस्पर कर देगा। ये सारे जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं वो सारे सेल के अंदर स्प्रेड हो जाएंगे, फैल जाएंगे। अब ये सारे जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं इस सारे सेल को डिग्रेड करने लगेंगे, सारे सेल को डाइजेस्ट कर लेंगे। तो ये जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को कहते हैं दैट इज कॉल्ड ऑटोलाइसिस का प्रोसेस। मतलब जहां पर मुकम्मल सेल क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है, तो ये प्रोसेस होगा ऑटोलाइसिस का। ठीक है। अब इसमें मेन चीज है ये कि ऑटोलाइसिस क्यों होती है, क्या जरूरत है हम अपने सेल्स को खुद खत्म कर लेते हैं। तो ऑटोलाइसिस के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक प्रोसेस होता है, मतलब जब एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात करें, फॉर एग्जांपल एम्ब्रियोनिक स्टेज जो होती है उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो बाद में खत्म हो जाते हैं। जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो बाद में खत्म हो जाते हैं। तो वो जो ऑर्गन्स खत्म हो जाते हैं उनके जो सेल्स खत्म हो जाते हैं वो कौन से प्रोसेस के थ्रू? ऑटोलाइसिस। ये मतलब वेरी सिलेक्टिवली, मतलब लाइसोसोम्स जो है वेरी सिलेक्टिवली, मतलब जो सेल खत्म करना है सिर्फ उसके अंदर ही जो ऑटोलाइसिस का प्रोसेस होगा। ठीक है, मतलब जिस सेल को खत्म करना, अगर सारे सेल्स के अंदर ऑटोलाइसिस होगी तो सारी बॉडी के सेल्स क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। मतलब जिसको सेल को खत्म करना है उसके अंदर प्रोसेस करवाते हैं किस चीज का? ऑटोलाइसिस का। अब एम्ब्रियोनिक स्टेज में फॉर एग्जांपल हमारी जो फ्लैंजेस होती हैं, फिंगर्स होती हैं, ये पहले एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होती हैं? बिल्कुल अटैच होती हैं, एक दूसरे से सारी फिंगर्स अटैच होती हैं। इनके अंदर क्या होती है? लेयरिंग मौजूद होती है, वेव्स मौजूद होती हैं, जैसे डक के फीट में होती हैं। अब क्या होता है जब मतलब डेवलपमेंट स्टार्ट होती है आफ्टर एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जब डेवलपमेंट हो रही होती है तो आहिस्ता आहिस्ता जो लेयरिंग है वो सारी क्या होती जाती है? खत्म होती जाती है। और इन लेयर्स के अंदर जो सेल्स है वो कैसे खत्म हुए? बाय द प्रोसेस ऑफ ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस का प्रोसेस होता है। या इससे और एक बेस्ट एग्जांपल है कि आपने पढ़ा है मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस इज अ प्रोसेस बाय व्हिच जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं? मतलब एडल्ट स्टेज में कन्वर्ट हो जाते हैं फ्रॉम द लार्वल स्टेज। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं फ्रॉग। अब ये फ्रॉग सबसे पहले एग्स देगा, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? एग्स स्पर्म कहते हैं। और उसके बाद इससे क्या बनेगा? टेडपोल बनेगा, फिर इससे बनेगा फ्रॉगलेट, फिर जाकर फ्रॉग बनेगा। अब ये लाइफ साइकिल है किस चीज की? फ्रॉग। तो इसका जो टेडपोल होता है, इस टेडपोल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? टेल प्रेजेंट होता है। तो टेल के जो सेल्स हैं ये खत्म हो जाएंगे, फिर जब ये मतलब एडल्ट बन जाएगा फ्रॉग तो उसके अंदर टेल एब्सेंट होता है। अब इन मतलब टेल के सेल्स को खत्म करने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं? ऑटोलाइसिस का प्रोसेस यूज करते हैं। अब इधर एक स्पेशल कैथिस्पाइन एक स्पेशल एंजाइम होते हैं जो यूज होते हैं फ्रॉग के टेल को खत्म करने के लिए। तो ये सारा प्रोसेस होता है। अच्छा, और उसके बाद जो लाइसोसोम में ये क्या होता है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है वो सिंगल मेम्ब्रेन होती है।